मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा. किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा. You are selected Prime Minister. तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा. You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है. जंग अभी जारी है. अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है. आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा. कामरान खान साहब निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं, लिहाजा प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं. वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि भारत से मुज़ाकरात का अब कोई फ़ायदा नहीं है. अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि भारत से बहुत बात कर ली, लेकिन बदकिस्मती से अब जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि अमन और मुज़ाकरात के लिए जो भी कोशिशें की जा रही थीं, भारत बस इन्हें तस्कीन के तौर पर ले रहा था, लेकिन अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में 80 लाख अफराद की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं. उन्होंने ख़दशा ज़ाहिर किया कि वहाँ नस्ली बुनियाद पर नस्ल कुशी हो सकती है. वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन को मकबूजा कश्मीर तक रसाई दी जाए ताकि इस ख़दशे का सद्देबाब किया जा सके. इमरान खान का कहना था कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अस्करी जहारियत के लिए कश्मीर में जाली कार्रवाई और का ड्रामा भी रचा सकता है. इन हालात में पाकिस्तान जवाब देने पर मजबूर होगा. उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं कि एटमी हथियारों से लैस दो ममालिक आंखों में आंखें डाले खड़े हैं, कुछ भी हो सकता है. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि फ़िक्र की बात यह है कि दो एटमी मुल्कों के दरमियान बात बढ़ सकती है और जिन हालात का सामना हम कर रहे हैं वो दुनिया के लिए भी ख़तरनाक है. मौजूदा हालात में वज़ीर आज़म इमरान खान का ये बयान इंतहाई अहम है. अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान मुसलसल कोशिशें करता रहा है. दौरा अमेरिका में भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने मसला कश्मीर पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सालिसी की पेशकश का खैर मक़दम किया था और कहा था कि पाकिस्तान भारत से बातचीत के लिए तैयार है. Asking President Trump, it's the most powerful country in the world, the United States. It can play the most important role in bringing peace in the subcontinent. You know, there are over a billion and a quarter people in the subcontinent. They are held hostage to the issue of Kashmir, and I feel that only the most powerful state, headed by President Trump, can bring the two countries together. From my point, I can tell you, we have tried our best. We've made all overtures to India to start dialogue, resolve our differences through dialogue. But unfortunately, we haven't made headways as yet. But I'm hoping that President Trump would push this process. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर पर 2 बार सालिसी की पेशकश कर चुके हैं. एक बार फिर इस मामले पर भारतीय वज़ीर आज़म से बातचीत का इरादा उन्होंने जाहिर किया है. I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject. And he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir," because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. It shouldn't be, I mean, it's impossible to believe two incredible countries that are very, very smart, with very smart leadership, can't solve a problem like that. But if you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. And I spoke to Prime Minister Khan. I spoke with yesterday also Prime Minister Modi. They're both friends of mine. They're great people. They're great people, and they love their countries. And they're in a very tough situation. Kashmir is a very tough situation. And, you know, we're talking about, this has been going on for decades, decades. I get along really well with both of them. As you know, Prime Minister Khan was here just recently, and I'm going to be with Prime Minister Modi. I'll be with him over the weekend in France. So, you know, I think we're helping the situation.
But there's tremendous problems between those two countries, as you know, and I will do the best I can to mediate or do something. तारीख बताती है कि पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की हर पेशकश को भारत ने मुसलसल नज़रअंदाज किया है, यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान और भारत मसले के हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। उनका कहना है कि कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ सलामती कौंसिल की करारदादों और उसके चार्टर के उसूलों पर मबनी है, जबकि शिमला मुआहदे के तहत भी मसला कश्मीर का हल पुरअमन तरीक़े और सलामती कौंसिल के चार्टर के मुताबिक होना करार पाया था। मसला कश्मीर पर आलमी सतह पर सालिसी की कोशिशें जारी हैं, लेकिन भारत की जानिब से ताहाल कोई मुस्बत जवाब नहीं आया है। इसी सूरत हाल बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शाह साहब, एक तरफ तो अमरीकी सदर सालिसी की पेशकश कर रहे हैं, पाकिस्तान उनसे ये भी कह रहा है, वज़ीर आज़म ने जब मुलाकात की थी तो साफ साफ कहा था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अब वज़ीर आज़म ये फरमा रहे हैं कि हम इंडिया से बात नहीं करेंगे कश्मीर के मामले पर। इसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे हमारे लिए आप? मामला बड़ा वाज़ेह है जी। जो 5 अगस्त को भारत ने इक़दामात उठाए हैं वो सरीहन बैन अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कश्मीरियों की हैसियत और तशख़्ख़ुस को मलिया मेट कर दिया है। उन्होंने रियासत कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। उन्होंने उनका लद्दाख से लेजिस्लेचर का, एक मुंतखब लेजिस्लेचर का हक छीन लिया है। उन्होंने इस वक्त वहाँ, आज 18वां दिन है, कर्फ्यू का समा है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, अद्वियात नहीं मिल रही, 9 लाख के करीब फौज मुसल्लत कर दी है, जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी है। इस माहौल में उनके साथ बातचीत बेसूद होगी, उससे नतीजा क्या निकलेगा? और मैं समझता हूं कि 2 तरफा बातचीत में तो अब कोई माने नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने 2 तरफा जो बातचीत का जज्बा था, जिसके तहत शिमला मुआहदा हुआ था, उन्होंने एक तरफा फैसले करके उस शिमला मुआहदे को जख्म पहुंचाई है। शाह साहब, तो क्या हम ये समझें कि अब मसला कश्मीर के हल के लिए दुनिया को किरदार अदा करना होगा और हम दुनिया को इस मसले की सेंसिटिविटी और इसकी जो हसासियत है उसका एहसास दिलाते रहेंगे? देखिए, हम जब अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में गए तो इसी को बुनियाद बनाकर गए कि दुनिया अब इस पर मजीद खामोश इसको नहीं रहना चाहिए, उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर वो मकबूजा कश्मीर में कत्तो गारत से मासूम लोगों को बचाना चाहते हैं तो उन्हें जाना, अपना किरदार अदा करना होगा। हम एक मल्टीलैटरल फोरम पर गए और वो है अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल। आज हम कह रहे हैं, ह्यूमन राइट्स काउंसिल को कह रहे हैं, जिन्होंने कह दिया है, अब एक इंटरनेशनल रिप्यूट की एनजीओ जेनोसाइड वॉच ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर उन्होंने जेनोसाइड अलर्ट जारी कर दिया है कि हम कह रहे हैं कि यहाँ अब तो इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की कमिश्नर की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी का मुतालबा कर चुके हैं। आप कब तक खामोश रहेंगे? दुनिया को अपना किरदार अदा करना होगा, इंटरनेशनल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस को अपना किरदार अदा करना होगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे और वहाँ बच्चे ज़िबा होते रहे, वहाँ लोगों की अस्पतें लुटती रहीं, तो ये जिम्मेदारी उन पर भी आयद होगी। ठीक, मगर शाह साहब, पाकिस्तान का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि हम कश्मीर के मसले पर बात करने के लिए तैयार रहेंगे। अब सूरत हाल थोड़ी तब्दील हुई है, पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है, वज़ीर आज़म कह रहे हैं बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी मसले का हल बातचीत के बगैर तो नहीं निकल सकता। सवाल ये है कि सूरत हाल तब्दील किसने की है? दुनिया को सोचना होगा। ये एक तरफा इक़दामात, ये गैर ज़िम्मेदाराना हरकतें, ये अपना जो उनके वज़ीर दिफा के बयानात हैं, ये कौन दे रहा है? इस खित्ते के अमन को बर्बाद कौन कर रहा है? पीस एंड सिक्योरिटी के खिलाफ ये काली ज़र्ब किसने लगाई है?
یہ دنیا کو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کا مرتکب کون ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں ہیں جو دنیا کو سوچنی چاہیے. شاہ صاحب بات چیت کا عمل جب بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان شروع ہوگا تو پاکستان کی اس پر کوئی شرائط ہیں یا اب بات چیت دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے اس وقت تو پہلے بات چیت کا ماحول بناتے ہیں نا. اس وقت وہاں کرفیو نافذ ہے. وہاں کل انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ لوگ جمعے کی نماز کے کرفیو کو ڈیفائی کریں, خواتین بچے باہر نکلیں, اور کل اگر وہاں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہاں قتل و غارت ہو جاتا ہے تو ماحول کیا بات چیت کا سازگار رہے گا؟ آج آپ دیکھیں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسکول کھول دیے بچوں کو اسکول بھیجیں, والدین کہتے ہیں ہم بچوں کی تعلیم میں دلچسپی رکھتے ہیں لیکن ہمارے بچوں کی جان محفوظ نہیں ہے, ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں, کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں ہے, رابطہ نہیں ہے, موبائل سروس نہیں ہے, ہمیں یہ معلوم نہیں کہ بچہ لوٹے گا نہیں لوٹے گا. آپ اسکول چاہے کھولے ہم بچوں کو نہیں بھیجیں گے. تو دیکھیے وہاں کی ایک ریزسٹنس شروع ہو گئی ہے, وہاں کی نہتے لوگوں نے پرامن احتجاج شروع کر دیا ہے اور وہ ڈیفائنس پر اتر آئے ہیں. تو شاہ صاحب اب اس معاملے پہ جیسے سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تھا, اسی طرح کی مزید کوئی کوشش ہو رہی ہے پھر سلامتی کونسل میں اس معاملے کو لے کے جا رہے ہیں؟ پاکستان کی حکمت عملی جب تک بھارت حالات سازگار نہیں کرتا, پاکستان کی حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیے ہم سلامتی کونسل کے شکر گزار ہیں, ہم اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اتنا واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کیا جو پاکستان کے تاریخی موقف کی تائید کرتا ہے کہ کشمیر کا علاقہ متنازع ہے اور اس کا حل جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں سے نکلے گا اور یہ یو این چارٹر کے مطابق حل کیا جا سکتا ہے. یہ ہمارا موقف تھا اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اس کی تجدید کر دی ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ دنیا کو باور کرائیں کہ بھارت کتنا خطرناک کھیل رہا ہے کھیل, اور میں نے ڈفرنٹ یورپین اور دیگر وزرائے خارجہ سے روزانہ رابطہ کر رہا ہوں. تین چار وزرائے خارجہ سے میری روزانہ اپنا گفتگو ہو رہی ہے اور میں ان کو سینسٹائز کر رہا ہوں اس مسئلے کی نزاکت اور اس کی اہمیت سے. اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس کاؤنسل کا اجلاس ستمبر میں ہونے والا ہے اور ہم وہاں بھی اس ایشو کو انسانی حقوق کی بنیاد پر وہاں پیلٹ گن کا استعمال ہو رہا ہے. وہاں کی پوری قیادت کو انہوں نے جیلوں میں بند کر دیا ہے. 6000 کے قریب لوگوں کو ڈیٹین کیا ہوا ہے. ملٹری ایئر کرافٹ سے ان کو ایئر لفٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ مقبوضہ کشمیر کی جیلوں میں گنجائش نہیں بچی. ہم یہ ساری چیزیں ان کے گوش گزار کرنا چاہیں گے. بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب, گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے. عالمی تنظیم جینوسائیڈ واچ نے بھارتی سازش کو بے نقاب کیا ہے کہ وہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی کرنا چاہتی ہے اور مودی کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے پردہ اٹھایا ہے. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کے خدشے سے وزیر اعظم عمران خان مسلسل خبردار کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے اس بارے میں ٹویٹ کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ دنیا کی توجہ لاکھوں کشمیریوں کی مشکلات کی جانب دلانا چاہتی ہیں جنہیں تشدد اور بدسلوکی کا سامنا ہے, جنہیں ان کے بنیادی حقوق اور آزادی سے محروم رکھا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ آج مذہبی بنیادوں پر تشدد کا نشانہ بننے والوں کے پہلے عالمی دن کے موقع پر ہم دنیا کی توجہ بھارت کے جبر میں گھرے لاکھوں کشمیریوں کی جانب کرانا چاہتے ہیں جنہیں توہین اور تشدد کا سامنا ہے. 14 اگست کو آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب میں وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کے خدشات کا اظہار کیا تھا. یہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی نے اپنی انسپریشن ہٹلر کی نازی پارٹی سے لی تھی. یہ اس کو ایڈمائر کرتے تھے. آر ایس ایس نے سیکھا تھا نازی پارٹی سے وہ یہ کہ اگر تھوڑے سے لوگ آرگنائز ہو جائیں وہ پوری قوم کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. یہی نازی پارٹی نے کیا تھا. اس آئیڈیالوجی کے پیچھے مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے. جس طرح نازیز کے اندر تھا اس میں انہوں نے
मुसलमानों की एथनिक क्लेंजिंग भी रखी हुई थी हिंदुस्तान से। गाय का गोश्त खाए, कईयों को मार दिया गया, लिंचिंग क्राउड्स, ये जो गुजरात में कत्लेआम की गई मुसलमानों की, ये आइडियोलॉजी थी। मकबूजा कश्मीर के ऊपर जुल्म किए गए, वो इस आइडियोलॉजी की वजह से था। तकरीर में कहता है नरेंद्र मोदी अब खुशहाली आ जाएगी कश्मीर में। जब हिटलर रूस के ऊपर अटैक कर रहा था तो उनको कह रहा था मैं तुम्हें कम्युनिज्म से आजाद करने आ रहा हूं। ये जो नरेंद्र मोदी ने कार्ड खेला है, ये उस आइडियोलॉजी का फाइनल एक हिस्सा था। हिटलर ने भी यहूदियों के लिए एक फाइनल सोल्यूशन बनाई हुई थी। इनका हिटलर की जर्मनी के नैरेटिव के खिलाफ बात करता था, उसको गद्दार कह देते थे। यही आज हिंदुस्तान में हो रहा है। ये बिल्कुल नाज़ी जर्मनी के अंदर ये हुआ करता था। दुनिया नहीं जानती कि ये जो आइडियोलॉजी है आरएसएस की, ये उतनी खतरनाक है। और बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ये खदशात कुछ गलत भी नहीं। आलमी तंजीम जेनोसाइड वॉच ने मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी पर अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें 10 मराहिल की निशानदेही की गई है। जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज ने 2016 तक 70,000 कश्मीरी शहीद किए हैं। इस वक्त मकबूजा कश्मीर में मवासलाती निज़ाम और इंटरनेट बंद है और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, जबकि तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती के वाक़यात भी आम हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीर में जुर्म के बगैर 2 साल तक कैद के वाक़यात आम हैं। मुसलमान हुर्रियत रहनुमाओं को गिरफ्तार या नज़रबंद कर दिया गया है। कश्मीरियों के मद्दे मुकाबिल हिंदू और सिखों पर मुश्तमिल भारतीय फ़ौज है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बीजेपी ने हिंदुओं को मकबूजा कश्मीर में दोबारा मजबूत किया है, जबकि मुसलमानों को दहशतगर्द, शरपसंद, अलहदगी पसंद बना दिया गया है। मोदी और बीजेपी ने सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया और मुस्लिम मुखालिफ नफरत को हवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी रहनुमाओं ने फ़ौजी कब्ज़े को मसला कश्मीर का हतमी हल करार दिया है। कश्मीरियों को गिरफ्तार, कत्ल, महसूर करके तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। जेनोसाइड वॉच ने अक़वाम मुत्तहिदा और रुकन ममालिक से कहा है कि वो भारत को मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी से रोकें। अमरीकी रुकन कांग्रेस और आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन एडम स्मिथ ने भी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। एडम स्मिथ ने भारत पर जोर दिया कि पाबंदियां ख़त्म करके इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और दुनिया को वहाँ की असल सूरत हाल जानने का मौका दिया जाए। इंसानी हुकूक़ से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने भी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। माहिरीन ने भारत पर जोर दिया कि कर्फ्यू ख़त्म करके कश्मीरियों को इजहार राय का मौका दिया जाए। माहिरीन का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में रात में घरों पर छापे मारकर जवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कराची में हालिया दिनों जो बारिशें हुई थीं, उन बारिशों के बाद पाकिस्तान के 2 सनती इलाके साइट और कोरंगी, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है, सड़कों की बुरी हालत है। आपको तफसील से बताएंगे एक ब्रेक के बाद। मुल्क की मजमूई बरामदात में कराची का 50% से जायद का हिस्सा है। सनती जोन्स पाकिस्तान की बरामदात में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। साइट, कोरंगी और लांडी इंडस्ट्रियल एरिया में मजमूई तौर पर 10,000 के करीब छोटी बड़ी सनतें हैं। लाखों लोगों का रोजगार यहाँ से वाबस्ता है। हुकूमत को रेवेन्यू की मद में अरबों रुपए रोजाना की बुनियाद पर मिलते हैं, लेकिन जब इन सनती इलाकों का दौरा किया जाए तो लगता है कि किसी आफत ज़दा इलाके का दौरा किया जा रहा है। इन सनती इलाकों की 80% सड़कें इंतहाई खस्ता हाल हैं, जिन पर सफ़र किसी ख़तरनाक एडवेंचर से कम नहीं। कचरे, धूल और मिट्टी ने लोगों को बहुत परेशान किया हुआ है, इनकी मुश्किलात बढ़ा दी हैं और हालिया बारिश ने तो इन तीनों सनती इलाकों की सड़कों की हालत मज़ीद ख़राब कर दी है। साइड, कोरंगी, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया, ये उनकी सड़कों की जो सूरत हाल है वो हमें दिखा रहे हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद शहरियार जंजुआ। ये साइड इंडस्ट्रियल एरिया कराची की फ़खरुद्दीन इब्राहिम रोड है। इस रोड पर कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की सबसे पहली टेक्सटाइल मिल का इफ्तिताह किया था। इस पूरे इलाके में, इस पूरे इंडस्ट्रियल जोन में 4,000 के लगभग छोटी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में सिर्फ इस साइड जोन का 15 से 20% तक का हिस्सा है और इसके हालात आपके सामने हैं। ये सिर्फ एक रोड नहीं, पूरे साइड इंडस्ट्रियल एरिया की ऐसी ही सूरत हाल है। इस डबल रोड के एक हिस्सा पूरा टूटा होने की वजह से यहाँ पे रोड
सिंगल ट्रैक पर डबल चल रही हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ इस इलाके में हादसात हो रहे हैं, गाड़ियों की मेंटेनेंस बहुत बढ़ गई है, लोगों की काम करने की एफिशिएंसी बहुत कम हो गई है, प्रोडक्टिविटी पूरे इलाके की बहुत कम हो गई है, जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की ओवरऑल एक्सपोर्ट्स पर आ रहा है। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। आप रोडों की हालत है कि इनकी वजह से हम अपनी बाइक बचाने के लिए रॉन्ग साइड जाते हैं। मसला ये आगे चलान भी हमारा हो सकता है हो जाए, फिर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, सामने से बसें आ रही होती हैं, यहाँ होते हैं तो जब भी पीछे से स्पीड में गाड़ियाँ होती है ब्रेक लेते हैं तो तब भी एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, इधर में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़े, कभी पानी जमा हो जाए तो कभी क्या हो जाता है, उधर गाड़ी का कोई पता नहीं चलता, गाड़ी कमाने भी टूट सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। गाड़ी का हालत देखो, 2 महीने टायर नहीं चलता है, 30,000 का जोड़ी है, 35,000 का 2 महीने में ख़त्म हो जाता है। हम लोग रोज़ आते जाते हैं, ये जगह वक़्त से ख़राब है, इसका कोई फिक्र नहीं करते, कोई गम भी नहीं करते। बारिश के बाद सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई है। बारिश के बाद तो ऐसा हाल हुआ है कि बस नाली बन गया है। हाँ, नाली भी बेहतर हो गई। इस रोड का हालात देखो तुम। साइड में कोई रोड सलामत भी है? कोई रोड ऐसा नहीं है जिसमें जो है ना चलने का आदमी काबिल हो। इतना पानी होता है कि आदमी जो है ना डूब के मरने को सोचता है कि यार ये रोड तो नहीं है, ये तो समंदर है। बारिश को 2 हफ्ते हो गए, असरात अभी भी यहाँ पे अभी भी मौजूद है। ये नए पाकिस्तान का निराला सिंध है और निराला कराची है और निराला साइट एरिया है, जो कि जिसकी हालत जो है मोइंजदारों से भी बदतर आज हो चुकी है। और ये सारे के सारा हम कसूरवार जो है इसको साइट लिमिटेड को ठहराते हैं और सिंध गवर्नमेंट को ठहराते हैं, जो कि हमारी बिल्कुल सुनवाई नहीं है। बहुत से लेटर भेजे सीएम साहब को, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ को कि आके मेहरबानी करें, विज़िट करें, साइट एरिया का दौरा करें। लेटर विज़िट तो करना छोड़ें, लेटर का कोई जवाब भी, एक्नॉलेजमेंट भी उनकी तरफ से नहीं है। ये रोड लांडी इंडस्ट्रियल एरिया को कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से मिलाती है। मेरे सामने मुर्तज़ा चौरंगी है, पीछे दाऊद चौरंगी है। इस रोड के मुतालिक हमें इलाका मकीनों ने बताया है कि 1 साल पहले इस पर काम शुरू हुआ, जो कि फौरी ही बंद कर दिया गया। बहुत ज़्यादा ख़राब है, अरे बारिश के बाद तो बहुत ज़्यादा सूरत हाल हर जगह की ख़राब है। ख़ास तौर पर जो है ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया और शेर शाह में यहाँ की हालत अभी मेरे ख्याल पर थोड़ी सी बेहतर है। इससे आगे जाओगे तो वहाँ पर पानी भी है, सीवरेज का पानी भी है, उसका पानी भी खड़ा हुआ है बारिश का। और रोड का हाल जो है वो रोज़ कोई ना कोई ट्रेला वगैरह, कोई गोड्स ट्रांसपोर्ट जो है, कराची की जितनी भी गोड्स ट्रांसपोर्ट है वो इस रोड से है और इस रोड का ये हाल है। ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की वीटा चौरंगी है। इस सड़क का जो आप हाल देख रहे हैं, तकरीबन पूरे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की यही सूरत हाल है। बड़ी शर्मिंदगी होती है, बाहर को ला नहीं सकते हैं, बाहर आना नहीं चाहते हैं। एक तो ट्रैवल एडवाइजरी भी अगर जो आ रहे हैं वो देख के परेशानी हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर दिस इज़ द बेसिक नेसेसिटी फॉर द इंडस्ट्रीज़ कैसे लगेंगी अगर मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा दफ्तर घर से आके लगेगा। अब देखिए आपने रोड 5000 का हालत देखिए, आपने खड्डे 3-3 फुट के खड्डे पड़ गए। हमने लेटर भेजा है, CS साहब को भी लेटर भेजा है, चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजा है, CM साहब को भेजा है, दोबारा जा रहे हैं। हमने इनको रिक्वेस्ट की है कि काटी में आइए, तो हम तो चीख रहे हैं, रो रहे हैं। अब ये है कि सरकार पैसे देगी तो काम होगा, पैसे नहीं देगी, स्टेट का काम है ये टू प्रोवाइड बेटर कंडूसिव एटमॉस्फेयर, better infrastructure. This is the job of the state. आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खात्मे की बाज़गश्त एक बार फिर बड़े जोरों शोर से शुरू हो गई है। कराची में गंदगी के ढेर और सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात, टूटी फूटी सड़कों की सूरत हाल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फुकदान और पिछले 11 साल के दौरान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत में करप्शन के इंकशाफात के बाद नए इम्कानात सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के मुस्तकबिल पर सवालात उठाए जा रहे हैं और सिंध में वज़ीर आला मुराद अली शाह का धड़म तख्ता करने और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की सरगर्मी तेज हो गई है। इत्तलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 15 से 20 अरकान सिंध असेंबली फॉरवर्ड ब्लॉक तश्कील देने के लिए अहम हलकों से अब राब्ते में हैं। पार्टी के अंदर बगावत की हवा चलना शुरू हो गई है। इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन असेंबली मीर नादिर मक्सी ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी GDA के सबसे ज्यादा सरगर्म रहनुमा सरदार अली गौहर खान महर से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त सख्त दबाव में हैं। उनको एक तरफ तो अपनी दोहरी शहरियत के डिक्लेरेशन के हवाले से नाअहली के केस का सामना है, तो दूसरी तरफ जाली बैंक अकाउंट केस में वो ओमनी ग्रुप पर बेतहाशा सरकारी खजाना लुटाने के इल्जामात की गिरफ्त में भी हैं। ऐसे में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को अपनी सूबाई हुकूमत गिराए जाने के खदशात ने एक नई मुश्किल में डाल दिया है। मुराद अली शाह इस तनाव की कैफियत को मीडिया के सामने रख चुके हैं और ये इकरार कर चुके हैं कि उनकी हुकूमत गिराने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन पार्टी से बेवफाई करने वाले कामयाब नहीं होंगे। मुझे 2012 से कई बार नाअहल करार देने की कोशिशें हो चुकी हैं, फिर करने हैं वो ज़रूर। मुझे कोर्ट्स पे पूरा यकीन है कि वो फैसला सही करेंगे। जब मैं कुछ नहीं समझता हूँ, एक बंदा भी नहीं पीपल्स पार्टी का कहीं जाएगा। उनसे ज़रा पूछ ली उधर कितने ब्लॉक हैं। पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी हमेशा मुत्तहिद रही है, और इससे जिसने भी गद्दारी की है पीपल्स पार्टी से, वो उन्होंने देखा है कि अवाम ने उनका क्या असर किया है। तो वो कोई भी पीपल्स पार्टी में कोई ऐसी बात नहीं, वो अपनी खैर मनाए। यानी ये समझना मुश्किल नहीं है कि तमाम अंदाजे और कयास बता रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन से चंद माह कबल सिंध में सियासी क़ुव्वतों की तू तू मैं वाली कैफियत के दौरान तहरीक इंसाफ सिंध में तब्दीली के लिए कलीदी फैसला कर चुकी है। अभी नहीं तो कभी नहीं वाले मोड में आ चुकी है, जिसका इजहार PTI के रहनुमा वक्तन फवक्तन करते आ रहे हैं। सिंध में जब इमरान खान कहेंगे तब्दीली आ जाएगी, कोई मसला ही नहीं। हमारे नंबर वगैरह पूरे हैं। गवर्नर सिंध जो है इमरान इस्माइल, वो भी एक जादूगर आदमी है। जब इमरान इस्माइल को कहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब कि सिंध में जो है वो तब्दीली लानी है, तो मेरा ख्याल है वो 48 घंटों में ले आएंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक बिल्कुल उबाल आ रहा है सिंध के अंदर। कुछ लोग हैं हमारे से रास्ते में, लेकिन हम फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो नई पार्टी का भी एक तरीक़ेकार चल रहा है उनके अंदर, वो उनकी विद इन द पार्टी, क्योंकि अब उनके पास कोई लीडर तो रहा नहीं है। आपके अपने MPs हमारे पास आ रहे हैं, जो आपके साथ बैठ के आपके हक में बयान दे रहे हैं, और रात को हमसे बात कर रहे हैं कि हमारी इनसे जान छुड़ाओ। अपने अगर MPs को ये कंट्रोल कर सकते हैं, करें ये हुकूमत कर लें। सिंध हुकूमत के पास कोई जवाज़ रहता नहीं है कि सूबे सिंध के अंदर वो हुकूमत करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे सिंध के अंदर हुकूमत बनाने जा रही है। आप तैयारी कर लें, जो रास्ता इख्तियार किया जा सकता है वो हम रास्ता इख्तियार करेंगे और इनकी हुकूमत को हम गिराएंगे। और शायद इन दावों में वजन भी है, क्योंकि PTI को सिंध असेंबली में अहदाफ हासिल करने में कोई बहुत ज़्यादा तकदो नहीं करनी पड़ेगी। इस वक्त सिंध असेंबली में पार्टी पोजीशन क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो आपको दिखाते हैं कि सिंध असेंबली में पार्टी पोजीशन है क्या। इस वक्त सिंध असेंबली में पार्टी पोजीशन की बात की जाए तो वो कुछ इस तरह है कि पीपल्स पार्टी के पास 99 अरकान की अक्सरियत है। तहरीक इंसाफ की 30 नशिस्तें हैं, MQM की 21 नशिस्तें, GDA के 14 अरकान, तहरीक लब्बैक की 3 नशिस्तें और MMA की 1 सीट है। सिंध असेंबली के 168 के ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए 85 अरकान चाहिए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास 99 नशिस्तें हैं, जबकि अपोजिशन की 69 सीटें हैं। इन हाउस तब्दीली या फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए अपोजिशन को 16 अरकान की ज़रूरत होगी। खतरे की घंटी बजा देने वाले ये आदाद शुमार हैं। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बज़ाहिर मुतमईन हैं। वो कहते हैं कि पिछले 10 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई साजिश कामयाब भी हुई तो पीपल्स पार्टी दोबारा हुकूमत बनाएगी और पहले से ज़्यादा अक्सरियत लेकर आएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी 18वीं तरमीम की वजह से और उसकी पेचीदगियों की वजह से भी सिंध हुकूमत को बहुत कम्फर्ट जोन में होने का तासुर देते नजर आते हैं। भाईजान 2007 से कुछ लोगों को ये ख्वाब नज़र आ रहा है कि सिंध हुकूमत जाएगा। मैं बस उतना ही कह सकता हूँ कि सिंध हुकूमत आज भी है, और वो जो लोग बातें करते थे, ख्वाब देखते थे, वो तो गए। अगर ये सोच रहे हैं कि मेरा हुकूमत हटाएंगे तो फिर हटा के दिखाएं। इसलिए मैं 90 दिन के अंदर वापस आऊँगा, मैं बाई इलेक्शंस करवाऊँगा और मेरा मेजॉरिटी फरेगा। और तारीख में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी आज मेरे साथ है, ये आप हटकंडा करें, मेरा पूरा का पूरा 100% मेजॉरिटी हो जाएगा सिंध असेंबली में। ये जो लोग बड़ा आसानी से कहते हैं ना सिंध हुकूमत, 18th अमेंडमेंट की वजह से आज उनको 1, 2, 14 MPAs नहीं तोड़वाना पड़ेगा,
50% plus one. I have 100 MPAs in the Sindh Assembly. Good luck breaking 51 Pakistan People's Party MPAs, and good luck winning 51 Sindh by-elections against me. बिलावल भुट्टो जरदारी बज़ाहिर कितने ही मुतमईन और बेफिक्री का मंजर पेश करें, हकीकत यह है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को दरपेश इन कसीर तरफा चैलेंजेस में एक अहम बात यह भी है कि इस वक्त नैब केसेस के हिसार में जकड़े हुए पीपल्स पार्टी के स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुर्रानी, शर्जील मेमन और दीगर अरकान सिंध असम्बली के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं, जबकि सिराज दुर्रानी और शर्जील मेमन को नैब केसेस के दौरान हिरासत में ढील मिलने पर मुख्तलिफ कयास आराइयाँ भी खाली खुली नहीं हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के मुनहरिफ रहनुमाओं की फहरिस्त में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बाद अगला नाम भी मुमकिन तौर पर जरदारी साहब के करीबी दोस्त आगा सिराज दुर्रानी का हो सकता है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के वक्त जिस तरह अपोजिशन के 14 सेनेटर्स के ज़मीर जागे थे, इसी तरह पीपल्स पार्टी की सिंध सरकार के खात्मे के लिए 1.5 दर्जन हुकूमती अराकीन का पीपल्स पार्टी के खिलाफ ज़मीर जाग सकता है या फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है, जबकि फॉरवर्ड ब्लॉक और अददी अक्सरियत के ठोस अंदाज में पर्दादारी के साथ पेश करने का एक आसान तरीका आइन में भी मौजूद है, जिसके तहत स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुर्रानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है, जिसके ज़रिए खुफिया राय शुमारी होगी और खुफिया राय शुमारी की बदौलत पीपल्स पार्टी की सिंध असम्बली में असल गिनती सामने लाई जा सकती है, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अज़ खुद इस्तीफ़े के मुतालबे अनहोनी बात नहीं होंगे। शायद इसी पस मंज़र में पीपल्स पार्टी की मौसर तर्जुमानी करने वाले वज़ीर इत्तलात सईद गनी और मुशीर कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मीडिया में वजाहतें पेश करते नजर आते हैं। ख्याली पुलाव के हद तक तो बहुत लोग हो सकते हैं। बड़े लोगों ने ख्याली एतबार से शेरवानी भी सीली होगी, बड़े लोगों ने कोई वेस्ट कोट भी पहन लिया होगा, हल्फ की तैयारी कर ली होगी, बट मैं समझता हूँ पिछले 4-5 साल से इस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तमाम साजिशों हथकंडों के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ खड़े रहे, आज भी खड़े हैं। हमारा इंशाल्लाह ताला एक आदमी नहीं टूटेगा, लेकिन इनका तरीके वारदात पता है क्या होता है? मेरे पास आएंगे, कहेंगे जी हमने नंबर पूरे कर लिए हैं, आप सोच नहीं सकते कि कौन कौन से लोग जो है ना हमारे साथ हैं, बस तैयारी सारी हो गई, फलां चीफ मिनिस्टर फलां मिनिस्टर, ये ऐसे ही रागपाट होते हैं। वजाहतें भी पेश की जा रही हैं और सिंध की सियासत में इस वक्त हलचल तो मौजूद है। हमारे नुमाइंदा खुसूसी इख्तियार खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। इख्तियार खोकर साहब, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। क्या ऐसी सूरत हाल है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि सिंध में सियासी तब्दीली बहुत करीब है? जी मसूद साहब, बिल्कुल ये ठोस सूरत हाल है, ठोस सरगर्मी हो रही है और हमारी जो इत्तलाहात हैं कि 15 से कोई 20 अराकीन असम्बली वो जिस तरह आपने बताया कि वो तैयार हो गए हैं, लेकिन जो अपोजिशन के लोगों के जो दावा है वो तकरीबन 30 का कर रहे हैं कि 30 अराकीन, उनमें वो उसको बायफर्केट इस तरह कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर ये पिछले 11 साल के दौरान जो अराकीन असम्बली रहे हैं, इसमें तो कुछ लोग तो वो हैं जो बेनिफिशरी रहे हैं, यानी हर दौर में, हर हुकूमत के दौर में वो बेनिफिशरी रहे हैं। कुछ लोग वो हैं जिनको ये जहन में है कि उनको जो मिलना चाहिए थी मराहत वो उनको नहीं मिली, जो वजारतें उनको जो हक था वो उनको नहीं मिली। लेकिन एक बहुत बड़ी अक्सरियत ये है जो एहसास महरूमी का शिकार है, मतलब दावा ये किया जा रहा है। और ये भी इतला है कि कोई 8 अराकीन असम्बली से तो वज़ीर आला सिंध साहब पिछले 1 हफ्ते के दौरान अलग अलग बुलाकर उनसे मुलाकात की है। उन 8 अराकीन ने उनको बताया है कि हमसे राब्ते हुए और मतलब ये उसकी तस्दीक की है। उसके अलावा आगा सिराज साहब से 1.5 घंटे मुलाकात की है वज़ीर आला साहब ने, और नादिर मक्सी से उनके घर पे जाकर 1.5 घंटे मुलाकात की। ये सारी जो सरगर्मी है ये बता रही है कि ये जो मामला है बहुत सीरियस है और सीरियस सरगर्मी हो रही है जो आइंदा दिनों में यकीनन उसका कोई ना कोई। तो इस मामले में पेशरफ्त अगर होती है तो क्या ये इसी तरह से होगी कि आगा सिराज दुरानी जो कि स्पीकर सिंध असम्बली हैं उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और फिर वोटिंग हो? ये एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है कि आगा सिराज दुरानी साहब के अदम एतमाद लाकर और ये तासुर दिया जाए, ये मतलब खुफिया वोटिंग के जरिए ये साबित किया जाए कि पीपल पार्टी असम्बली के अंदर अपनी अक्सियत खो चुकी है। इसमें ये होगा कि जो अराकीन असम्बली हैं वो अगर खुफिया वोटिंग होगी तो उनके खिलाफ डिफेक्शन का गिलास भी नहीं लगा। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि आगा सिराज दुरानी साहब के खिलाफ ये तहरीक अदम एतमाद लाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी और इससे पहले सैयद मुराद अली शाह साहब गिरफ़्तार होंगे।
सैयद मुराद अली शाह की गिरफ्तारी का इम्कान है क्योंकि उनके खिलाफ केसेस हैं। जैसे वो गिरफ्तार होंगे तो उसके बाद ये बात आएगी कि उनकी खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। और अरकान इस दावा ये किया जा रहा है कि अरकान असेंबली जो पीपल पार्टी के हैं वो शो ऑफ हैंड के लिए यानी ओपन होकर तैयार हैं। मैं यही आपसे पूछने वाला था कि 18वीं तरमीम का बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिक्र कर रहे हैं, फ्लोर क्रॉसिंग का कानून भी मौजूद है। ऐसी सूरत में जब ये वोटिंग होती है तो इसमें तो शायद ये कानून अब एप्लीकेबल नहीं होता, मगर क्या 18वीं तरमीम इसमें हाइल है इस तमाम प्रोसेस में? बिल्कुल हाइल है, बिल्कुल हाइल है। देखें डिफेक्शन क्लास जो है ना उन पर लागू हो जाएगा, क्योंकि कोई भी असेंबली मेंबर अपनी पार्टी पॉलिसी के बगैर, पार्टी की आदत, पार्टी की मंजूरी के बगैर फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकता। लेकिन हमारी इत्तलात है कि स्पीकर का इंतखाब फ्लोर क्रॉसिंग तो नहीं है। नहीं, स्पीकर नहीं, मैं आपको वज़ीर आला के इंतखाब और अदम एतमाद की बात कर रहा हूँ। वो क्योंकि उसमें पार्टीशन होनी है और ओपन होना है, उसमें जाहिर होना है कि कौन किस तरफ है। तो हमारी इत्तला ये है कि वो अरकान ज़ाहिर होने के लिए भी तैयार हैं। उसके लिए हिकमत अमली ये है, जो एक हमारे लिए खबर भी है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी दो हैं, एक पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन है और एक पाकिस्तान पीपल पार्टी है जिसके सरबाज बिलावल भुट्टो हैं, दूसरे के आसिफ अली जरदारी साहब हैं। ये जो अरकान असेंबली हैं ये पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन के मेंबर हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन के मेंबर हैं। आसिफ जरदारी साहब अंदर हैं जेल में, तो उनके खिलाफ डिफेक्शन की जो रेफरेंस है वो आसिफ जरदारी साहब ही ला सकते हैं। ये लोग कहेंगे जी हमारा जो सदर है, हमारा जो पार्टी सरबराह है वो तो अंदर है, वो अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तरफ से डिफेक्शन आता है या कोई रेफरेंस आता है स्पीकर की तरफ तो स्पीकर उसको नहीं मानेंगे, उस पर एतराज़ात होंगे, फिर इलेक्शन कमीशन में जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन में ये एतराज़ात होंगे। तब तक इनकी दावा ये है कि नया वज़ीर आला आया जाएगा, इनकी हुकूमत बन जाएगी। और जो 51 मेंबरान का दावा जो बिलावल भुट्टो ने कहा कि उनका ये दावा है कि तब तक 51 मेंबरान वो इकट्ठे कर लेंगे और एक वाज़ेह फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ना कानून के तहत पाकिस्तान पीपल पार्टी के अंदर बन जाएगा। ये एक हिकमत अमली है जो हमारी इत्तला है जो बनाई गई है कि इस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इख्तियार खोकर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी और इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के सीनियर वज़ीर और वज़ीर बल्दिया जनाब नासिर हुसैन शाह साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपके बहुत ही करीबी साथी और आपके अहम मेंबर नादिर मक्सी साहब की मुलाकातें हुई हैं अली गौहर खान मेहर साहब से। क्या आपको तशवीश है इन मुलाकातों पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। मसूद भाई, कोई किसी किस्म की कोई तशवीश नहीं है और ये मामूल की मुलाकातें भी हैं। नादिर खान मक्सी साहब और सरदार अली गौहर मेहर साहब दोनों एक बड़ी ट्राइब से ताल्लुक रखते हैं, उनके पुराने देरीना ताल्लुकात हैं, हर कोई हर किसी से मिलता है। इसमें कोई ऐसी तशवीश की या शंबे की बात नहीं है। बाकी रही ये जो बात अभी कर रहे थे इख्तियार खोकर साहब, मेरे बड़े काबिल एहतराम हैं, सीनियर हैं, इन्होंने जो बातें की ये वो रोजी पिक्चर्स हैं जो अपोजिशन के अरकान इधर उधर में भी उन्होंने इख्तियार भाई से ये बातें शेयर की हो। हालांकि इसमें कोई सदाकत भी नहीं है, कोई सच्चाई भी नहीं है और ये हो भी नहीं सकती, हकीकत पर भी मुबन्नी नहीं है। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक 18 अमेंडमेंट के बाद 51% का हो सकता है, मगर और ठीक है शाह साहब 18वीं तरमीम पर तो आते हैं बाद में, मगर नादिर मक्सी साहब की जो आपने बात कही है तो वो तो मीडिया के सामने आगे कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पर एक बुरा वक्त आ सकता है। देखिए, वो तो बुरा वक्त अब हमारे आसिफ अली जरदारी साहब बगैर किसी जो भी उनके सबूत जो उनके खिलाफ इल्जामात लगाए गए हैं वो साबित होने के बगैर ही उनको अंदर किया हुआ है, जेल में है। फरियाल बीबी है, आगा सिराज पे केस हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं जिन पर केसेस किए गए हैं, मिनिस्टर्स पर केस हैं, दीगर लोगों पर। तो जाहिर है बुरे हालात तो है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि कोई चीफ मिनिस्टर की चेंजिंग की बात हो रही है या कोई इस तरह का सिलसिला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शाह साहब, ये बयानात इस मुलाकात के बाद ही सामने आए हैं कि पीपल्स पार्टी पे बुरा वक्त आ सकता है। जरदारी साहब तो अंदर हो गए, फरियाल तालपुर साहिबा भी अंदर है, उसके बाद मजीद बुरा वक्त तो यही हो सकता है। फिर स्पीकर साहब से तवील मुलाकातें हैं सीएम साहब की। बुरा वक्त यही हो सकता है कि 2-4 वज़रा और अंदर हो जाएंगे।
यही होगा और इससे पूरा वक्त क्या होगा। लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं कि चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं मुराद अली शाह साहब ही रहेंगे और अददी अक्सरियत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हाउस में मौजूद है। मैं सिर्फ एक अर्ज कर दूं कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन के सदर हैं और अगर वो बकौल इख्तियार साहब के कि वो जेल में हैं और वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, असल इख्तियार जनरल सेक्रेटरी के पास होता है। वो जो टिकट होती हैं वो भी जनरल सेक्रेटरी का साइन होता है उनके ऊपर, और अगर किसी के खिलाफ कोई चाराजोई करनी होगी तो वो भी जनरल सेक्रेटरी ही कर सकता है। तो ये वो कोई ऐसा इशू नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर कोई भी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बकौल इनके कोई उसमें हाउस में अगेंस्ट वोट डालता है तो वो उसी वक्त नाअहल हो जाएगा ताहयात, और वो उसकी सीट भी जाएगी। फिर उसके बाद ये किसको चुनेंगे? अव्वल तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन है ये सारी बातें, तो ये सारे मफरूजे हैं। इन पर प्रैक्टिकली अगर आप आइन के मुताबिक पाकिस्तान का इस वक्त का आइन है उसके हिसाब से देखें तो ये सिर्फ खुश फहमियाँ हैं। अगर कुछ लोग खुश रहना चाहते हैं तो वो खुश रहें। ठीक है, तो आप इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि आगा सिराज दुर्रानी साहब की क़यादत में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है? जी कोई भी नहीं बनने जा रहा। और दूसरा मैं आपके एक और कर दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई ऐसा एक भी एमपीए नहीं है जो ये दावा करे कि उसके साथ कोई 2-4 एमपीए हैं। हम सब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ हैं। कोई एक एमपीए अगर अब 4 एमपीए भी दिखा दे तो फिर वो बात हो, आप उसके बात कर सकते हैं, ऐसा कतन नहीं। ठीक, और ये वजीर आला साहब जो कई मरतबा कह चुके हैं कि साजिशें हो रही हैं हुकूमत गिराने की, और मीडिया पर ये बात कई मरतबा कह चुके हैं, तो वो फिर किस तनाजुर में कहती हैं? देखिए वो तो आपको पता है कि शुरू से ही जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला और जो ये सारा कुछ हो रहा था, सिलेक्टेड गवर्नमेंट, दीगर चीजें, तो जाहिर है ये चीजें किसी से हजम तो नहीं होती। वो तो पहले दिन से ये चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो। बल्कि आपको याद होगा जब 2008 में भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी तो उस वक्त भी ये क्या साराइयां की जाती थी। ये जो आपके शेख रशीद साहब हैं ये डेट दे दिया करते थे और कहते थे कि कुछ लोगों ने सत्तू पिए हुए हैं। फिर 2013 आ गया, 2013 के बाद भी यही बातें की जाने लगी सिंध गवर्नमेंट के लिए। फिर 2018 आ गया और 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में 2008 और 2013 से ज्यादा नशिस्तें मिली, और अब तो ऐसा कोई जवाब ही नहीं है किसी के लिए। और हम लोग बहुत इत्मीनान से हैं और 2023 तक मुराद अली शाह साहब ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे, और जिनको खुश रहना है खुश फहमियों में वो रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नासिर शाह साहब। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे। परसों वफाकी काबीना के इजलास में फैसला किया गया था कि नैब कवानीन में तब्दीली की जाएगी। कल हमारे इसी प्रोग्राम में वजीर कानून फरूक नसीम साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने कुछ अहम नुकात बयान किए थे, उनका जायज़ा लेंगे और ये तब्दीलियाँ किस तरह की होंगी, क्या होगा इन तब्दीलियों के बाद, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी का माहौल साजगार बनाने और मईशत में जान डालने के लिए फैसला कुन इक़दाम की जानिब गामज़न है। वज़ीर आज़म ने कारोबारी तबके और ब्यूरोक्रेट से मुताल्लिक़ नैब क़वानीन पर नज़रसानी की हिदायत कर दी है। लेकिन बहुत अहम बात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान सियासतदानों के कड़े एहतसाब के लिए पुरअज़्म हैं। यही वजह है कि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी समेत कई नामी गरामी रहनुमा नैब केसेस की वजह से कैद में हैं या नैब मुकदमात की वजह से अंदर हैं। नैब के कानून और तरीक़ाकार में मुजव्वज़ा तरमीम के बाद नैब हुकाम तहक़ीक़ात के नाम पर
बिजनेस कम्युनिटी को हिरासा नहीं कर सकेंगे, जबकि ब्यूरोक्रेट्स तक नैब की पहुंच भी मशरूत होगी, जिससे यकीनी तौर पर माशी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा और ठप पड़े हुए सरकारी उमूर बहाल हो सकेंगे। कल हमारे प्रोग्राम में कामरान खान साहब से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने बड़ी वजाहत के साथ ये बयान किया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत नैब कवानीन में क्या क्या तरामीम करने जा रही है और इन तरामीम के कितने दूररस नताइज सामने आएंगे। अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि किसी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस से रिलेटेबल नहीं है, उसके किसी फ्रंट मैन से रिलेटेबल नहीं है, उसके किसी ऐसे करप्शन से रिलेटेबल नहीं है और सिर्फ प्राइवेट बिजनेसमैन या प्राइवेट आदमी के बारे में है, तो नैब का जुरिस्डिक्शन इस सिलसिले में ख़त्म किया जा रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि अब एक और चीज़ जो इसमें हम करने जा रहे हैं और वो ये है कि एक थ्रेशोल्ड भी इसमें लगा रहे हैं। अगर थ्रेशोल्ड होता है, वो मेगा करप्शन की एक्सपर्टीज़ उनके पास है, मज़ीद वो डेवलप कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं इस चीज़ पे कि मेगा करप्शन पे नैब आए और उस पर एग्जाम्पलरी इन्वेस्टिगेशन भी हो, सज़ा जज़ा भी हो, सारा कुछ भी हो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि बेल की पावर दरअसल ट्रायल कोर्ट के पास होनी चाहिए। ये नहीं है कि रिट पिटिशन फाइल करें 199 में, सीपी फाइल करें और सिर्फ उसी में आए, बल्कि उनकी क्लैरिटी से उनका ये एक जजमेंट है कि बेल देना या ना देना ट्रायल कोर्ट की पावर है और वो पावर एक्सरसाइज होनी चाहिए। फिर साथ साथ एक और हमारे बड़े ज़बरदस्त जज हैं जस्टिस अजमत सईद, उन्होंने एक जजमेंट दिया है कि प्ली बारगेन और वीआर में वॉलंटरी रिटर्न में एक क्लैरिटी आनी चाहिए, इसमें कानून साजी करें, क्योंकि वीआर और प्ली बारगेन ये मेरा अपना एक लुकआउट है कि ये होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पीबी किया, प्ली बारगेन किया, वीआर किया, फिर आप नौकरी पे चढ़ जाएं। तो उसके अब्यूज़ को ख़त्म करना है, लेकिन प्ली बारगेन को, वीआर को ख़त्म नहीं करना। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके लिए ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही हर तरह से बरी ज़िम्मा है, लेकिन उसके अंदर भी एक किस्म की एक थीम लाई जा रही है कि अगर तो कोई डिस्क्रेशनरी पावर्स अवेलेबल हैं और सिर्फ बदनीयती का कोई मामला नहीं है, जिससे कोई फाइनेंशियल करप्शन नहीं है, लिविंग बियॉन्ड मीन्स नहीं है और सिर्फ कहीं कोई एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रेशन में या डिसीजन मेकिंग में कोई गलत डिसीजन किसी ने ले लिया, तो वो उस पर नैब का इतलाक़ उस तरह नहीं होगा। जैसा कि वफाकी वज़ीर फ़ारूक नसीम साहब प्रोग्राम में बता चुके हैं कि वफाकी काबीना ने नैब कवानीन में तब्दीली का हतमी फ़ैसला कर लिया है। नैब का कानून सिर्फ मेगा करप्शन के केसेस में ही इस्तेमाल होगा। गैर सरकारी शख्सियात तक नैब कार्रवाई का इख्तियार ख़त्म किया जाएगा। वज़ीर आज़म चाहते हैं कि बिजनेसमैन को फ्रेंडली माहौल फराहम किया जाए। नैब कवानीन में प्ली बारगेन, रज़ाकाराना रकम वापस करने पर तरमीम होगी। नैब की जानिब से तहक़ीक़ात के मराहिल और ठोस शवाहिद से कबल ही केसेस में शामिल शख्स की या कारोबारी शख्स की तशहीर, उनको हिरासा किए जाने, यकीनी यानी उनकी पगड़ियाँ वगैरह उछालने का तदारुक का भी इसमें ख्याल रखा जा रहा है और ये नताइज सामने आएंगे जो मुजव्वज़ा कानून साज़ी है उसमें। ये जानते हैं कि ये जो तब्दीली की जा रही है ये कितनी दूररस होगी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वसीम सज्जाद साहब, साबिक़ सदर पाकिस्तान और चेयरमैन सेनेट। वसीम सज्जाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपको से ये जानना चाहूँगा कि जो मुजव्वज़ा तब्दीलियाँ हैं नैब के कानून में, ख़ास तौर पर ये कि कोई ऐसा शख्स जो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करता उसको नैब के दायरा इख्तियार से बाहर कर दिया गया है, इसके वाकई कोई दूररस नताइज बरामद होंगे आपके नज़दीक? देखिए जी, ये जो कानून है नैब का, उसमें अगर आप देखेंगे तो मकसद यही था कि ये उन लोगों के लिए जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, मेंबर हैं असेंबलीज़ के, सेनेट के मेंबरान हैं, वुज़रा हैं, गवर्नर हैं, ये इनके लिए बनाया गया था। लेकिन उसमें एक सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और ये सवाल उठाया गया कि ये प्राइवेट लोगों को भी लागू होता है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हाँ इन पे लागू होता है। तो इससे ये हुआ कि इसकी जो ऑपरेशन है बहुत वसी हो गया और वो मेरे ख्याल में नैब के पास काम भी बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से उनके काम भी मुतासर होने लगा। तो ये जो तब्दीली है मेरे ख्याल में दुरुस्त होगी, क्योंकि प्राइवेट लोगों के लिए और कानून मौजूद हैं तो उसके तहत भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है।
اور دوسری وجہ جو ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ یہاں پہ عام عدالت جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہوتا ہے اس کو ضمانت اختیار نہیں ہے. یہ میرے خیال میں بالکل ہی غلط بات ہے اور یہ جو ایک اصول ہوتے ہیں انصاف کے نظام کے اس کے خلاف ہے. کیونکہ قانون یہ مفروضہ ہے قانون کا کہ ہر شخص بے گناہ ہے جب تک اس کے خلاف جرم ثابت نہیں ہو جاتا. تو یہاں جب ضمانت نہیں ہوگی تو وہ پڑا رہے گا جیلوں میں یا ہائی کورٹ میں جائے گا جو ریٹ جورسڈکشن ہوتی ہے, اس میں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں, دقتیں ہوتی ہیں, وقت لگتا ہے. تو لہٰذا یہ بہت اچھی بات ہے, پیش رفت ہے کہ ایک تو یہ ضمانت کا اختیار دے رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو, اور دوسرا یہ کہ پرائیویٹ لوگوں کو نیب کے قانون سے نکال رہے ہیں, جو کہ میرا خیال میں اچھی چیز ہوگی. اس سے نیب کا قانون زیادہ مؤثر ہو جائے گا اور جلدی فیصلے ہو جائیں گے. ٹھیک. اور ایک اور بہت اہم چیز اس میں کہ افسر شاہی کے متعلق یہ تاثر ہے کہ وہ ڈری ہوئی ہے, وہ سائن نہیں کرتے, وہ کام کو آگے نہیں بڑھاتے, ایک جمود کا شکار ہے ہماری بیوروکریسی. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے لیے بھی اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ جو قوانین ہیں اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں, اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اریسٹ ہونے کے بعد نیب تفتیش کرتا ہے. تو لہٰذا یہ جو سرکاری افسر ہیں یا بزنس مین ہیں دونوں خاصے ڈرے ہوئے ہیں, اور سرکاری افسران وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں فیصلہ نہ کرنا پڑے تاکہ کل کو ہمیں کوئی یہ نہ پوچھے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پرانی گورنمنٹس کے دوران کوئی کانٹریکٹس ہوئے تھے اس میں بھی پوچھ گچھ ہو رہی ہے کہ یہ کیوں ہوئے تھے, کس طرح ہوئے تھے. اسی طرح بزنس مین جنہوں نے یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کے بارے میں بھی تفتیش شروع ہو جاتی ہے. تو اس سے وہ جو کلائمیٹ ہے ایک انویسٹمنٹ کا, بزنس کا, اور جو ماحول ہے جس میں کہ فیصلے افسروں کو کرنے پڑتے ہیں وہ میرے خیال میں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور ان تبدیلیوں سے شاید تھوڑا سا اعتماد بڑھ جائے اور یہ جو کام ہیں سرکار کے وہ بہتر طریقے سے چل سکے اور یہ افسران مشکل فیصلے کر سکے. ابھی وہ خاصے ڈرے ہوئے ہیں, یہ بالکل درست بات ہے. اچھا سر, کل ہمارے پروگرام میں فاروق نسیم صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ وی آر اور پلی بارگین, اس میں جو یہ معاملہ تھا کہ لوگ پلی بارگین کر لیتے تھے یا وی آر کر لیا کرتے تھے, اس کے بعد جا کر اپنی نوکریوں پر بحال ہو جایا کرتے تھے, اس چیز کو بھی ختم کر دیا جائے گا. اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی جی اچھا فیصلہ ہے, کیونکہ پلی بارگین تو قانون کے مطابق پلی بارگین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی کنوکٹڈ ہے, یعنی اس کے خلاف جرم ثابت ہو چکا ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک شک تھی نیب کے قانون میں جس کو کہتے ہیں والنٹری ریٹرن, کہ اگر نیب ایک رقم کا تعین کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی اگر یہ رقم آپ واپس کر دیں تو آپ کو بالکل اس کیس سے بری کر دیا جائے گا, اور وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کہ کیس ابھی عدالت میں نہیں جاتا, انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہوتا ہے. تو دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ سرکاری افسروں نے والنٹری ریٹرن کیا, پیسے جمع کرا دیے, اور ان کے خلاف کوئی جرم, کوئی قدغن, کسی قسم کی رکاوٹ نہیں, اور وہ واپس اپنی ملازمت پہ آ گئے. تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ ایک شخص تسلیم کرتا ہے کہ میں نے پیسے کھائے ہیں, واپس بھی کر دیتا ہے, باوجود اس کے وہ سرکاری ملازمت پہ واپس آ جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک اچھی پیش رفت ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس چیز کو ہم ختم کر رہے ہیں. تو یہ پلی بارگین سے متعلق نہیں ہے, یہ والنٹری ریٹرن سے متعلق ہے. اچھا سر, یہ قانون بنانے کے لیے اپوزیشن کو بھی ساتھ لینا ہوگا حکومت کو, مگر اپوزیشن جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ اس کو صرف بزنس مین, بیوروکریٹس تک محدود نہ کیا جائے بلکہ سیاستدانوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے, جو آسانیاں ان کے لیے ہیں وہ سیاستدانوں کے لیے بھی ہوں. حکومت اس پر تیار نہیں ہوگی, جس کے نتیجے میں فاروق نسیم صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ ہم آرڈیننس کے ذریعے اس کو نافذ کر سکتے ہیں, مگر آرڈیننس کی ایک مدت ہوتی ہے. تو یہ کس طرح سے قانون بن سکتا ہے اگر اپوزیشن اس پہ تیار نہ ہو؟ جی اس وقت جو صورتحال ہے جی وہ یہ ہے کہ سینٹ میں حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے اور وہ کوئی قانون سینٹ سے پاس نہیں کروا سکتے. تو ایسی صورتحال میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم آرڈیننس جاری کریں گے, لیکن آرڈیننس کی جو زندگی ہوتی ہے یا مدت ہوتی ہے 4 مہینے ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہاؤس یعنی سینٹ یا قومی اسمبلی میں ریزولوشن پاس ہو جائے اس
कानून के ख़िलाफ़, उस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़, तो फौरी तौर पे फिल फौर वो ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए तरीक़ाकार गालिबन ये वो अपनाएंगे कि वो बिल लाएंगे कौमी असम्बली में, वहाँ से पास हो जाएगा, सेनेट में लाएंगे, वहाँ से अगर पास नहीं होता तो फिर ये जॉइंट सेशन में जा सकता है। तो जॉइंट सेशन में चूँकि हुकूमत की अक्सरियत होगी, वहाँ भी मुमकिन है कि इसको पास करा लें, और इनको गालिबन यही तरीक़ाकार अपनाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वसीम सज्जाद साहब। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे वीडियो स्कैंडल केस से जुड़े जज अरशद मलिक की। सुप्रीम कोर्ट से इनके केस का फैसला कल आने वाला है, लेकिन सिर्फ एक दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया है और इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई के लिए इनका मामला लाहौर हाई कोर्ट को रेफर कर दिया है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के सुबुकदोश जज अरशद मलिक को तादीबी कार्रवाई के लिए वापस लाहौर हाई कोर्ट भेजने के अहकाम जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की हिदायत पर कायम मुकाम रजिस्ट्रार सैयद एहतशाम अली ने इस हवाले से आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। याद रहे कि 12 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज अरशद मलिक की खिदमत वापस कर दी थी और वजारत कानून ने उनको सुबुकदोश कर दिया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन में कहा गया कि बादिउल नज़र में जज अरशद मलिक ज़ाब्ता-ए इखलाक की खिलाफ वर्जी और मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए हैं, जिसका एतराफ़ उन्होंने 7 जुलाई को प्रेस रिलीज जारी करके और 12 जुलाई को अपने बयान हल्फी में किया। 1.5 माह कबल 6 जुलाई को मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जज अरशद मलिक की मुतनाज़ा वीडियो मंजर-ए-आम पर लाई थी, जिसमें जज साहब की खुफिया रिकॉर्ड शुदा गुफ्तगू में ये बात सामने लाई गई थी कि उन्होंने अल अजीज़िया रेफरेंस का फैसला धौंस, धमकी और ब्लैकमेलिंग की वजह से दिया। इस वीडियो के मंजर-ए-आम पर आने के बाद जज अरशद मलिक ने प्रेस रिलीज और बयान हल्फी जारी किया था। बयान हल्फी में जज साहब का क्या कहना था, ये दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जज अरशद मलिक ने बयान हल्फी में लिखा है कि वो मई 2019 में अपने अहले खाना के साथ उम्रे पर गए। नासिर भट्ट से मस्जिद नबवी के बाहर मुलाकात हुई। नासिर भट्ट ने हुसैन नवाज से मिलने पर इसरार किया। हुसैन नवाज ने 50 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश की। जज अरशद मलिक के मुताबिक फरवरी 2018 में एहतसाब अदालत के जज के तौर पर तैनाती के बाद उनकी महर जिलानी और नासिर जंजुआ से मुलाकात हुई। नासिर जंजुआ ने बताया कि उन्होंने सिफारिश करके इन्हें जज लगवाया है। जज अरशद मलिक ने हल्फिया बयान में लिखा है कि अगस्त 2018 में फ्लैगशिप और हिल मेटल रेफरेंसेस इनकी अदालत मुंतकिल हुए। ट्रायल के दौरान मुख्तलिफ मौक़े पर नवाज शरीफ के हामियों और साथियों ने रिश्वत की पेशकश की। रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को बरी करने के लिए धमकियाँ भी दी गईं। जज अरशद मलिक ने कहा कि नासिर भट्ट ने उनकी 15 साल पुरानी मुल्तान की वीडियो दिखाकर भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की और कहा कि आपको नवाज शरीफ से मिलना होगा। 6 अप्रैल 2019 को जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। नासिर भट्ट ने कहा कि नवाज शरीफ के सामने मेरी मर्जी का बयान नहीं दिया। अब एक और काम करो, नवाज शरीफ की अपील का जायज़ा लो और अपनी तजावीज़ दो। बयान हल्फी में जज अरशद मलिक ने बताया कि नासिर भट्ट अपील का मुसव्वदा लेकर उनके घर आया। ना चाहते हुए नवाज शरीफ की अपील का मुसव्वदा पढ़ा। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मालूम हुआ अपील पढ़ते वक्त वीडियो रिकॉर्ड की गई। बहुत अहम बात है कि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस मामले का महफूज फैसला कल सुनाएगा। परसों केस का फैसला महफूज करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि अरशद मलिक की वजह से जजेस के सर शर्म से झुक गए हैं। क्या जज ऐसा होता है कि सज़ा देने के बाद मुजरिम के घर जाए? चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि हमारा ताल्लुक़ अपने जज से है, जिसके किरदार पर बहुत से सवालिया निशान आ गए हैं। जज अरशद मलिक ने बहुत सी चीज़ें अपने हलफनामे और प्रेस रिलीज में बताईं। मालूम नहीं जज साहब को किसने मशवरा दिया था। चीफ जस्टिस ने ताज्जुब का इजहार करते हुए इस्तफसार किया था कि जज अरशद मलिक को लाहौर हाई कोर्ट क्यों नहीं भेजा गया, जो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। क्या अरशद मलिक को हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है? अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट को सुबुकदोश जज अरशद मलिक के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की सिफारिश के बाद ये सवाल बहुत अहम हो गया है कि जज साहब बादिउन नज़र में
جن کیسز کی سماعت کے دوران مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ان کے فیصلوں کی حیثیت پر کیا کوئی فرق پڑے گا؟ کیونکہ پرسوں سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران ایک موقع پر چیف جسٹس نے یہ ریمارکس بھی دیے تھے کہ نواز شریف کی رہائی اور سزا کے خاتمے کے لیے ویڈیو فائدہ مند تب ہوگی جب کوئی درخواست دائر کی جائے۔ اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر سعد رسول صاحب۔ بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کل فیصلہ سنانے والا ہے اس کیس کا، اس سے صرف ایک دن پہلے اسلام آباد میں فیصلہ سنایا گیا اور ان کی خدمات کو واپس کیا گیا لاہور ہائی کورٹ، جہاں ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کی سفارش بھی کر دی گئی ہے۔ کتنا اہم ہے یہ قانونی طور پر؟ میرا خیال ہے جی بہت اہم ہے، اس لیے کیونکہ سپریم کورٹ کا کل جو بھی فیصلہ جس بھی طرف سے آئے، اس کی جو بھی پروسیجرل امپیکٹس ہوں، اس کی جو بھی میرٹس کے امپیکٹس ہوں، ایک بات تو سپریم کورٹ بھی بڑی واضح کر چکی ہے اور اس کے اندر قانون میں تقریباً اب اسپیس بھی نہیں ہے کہ جج ارشد ملک صاحب کا کانڈکٹ جو ہے وہ نہایت ہی شرمناک ہے اور اس جوڈیشل سٹینڈرڈ پہ فال نہیں کرتا جس پہ کہ کسی بھی جج کو، خواہ وہ اعلیٰ عدلیہ کا ہو یا متحد عدلیہ کا ہو، اس کے جج کو ہونا چاہیے۔ آئین پاکستان کے اندر، آئین کے اندر جو جوڈیکیچر کے بارے میں، ہماری جوڈیشری کے بارے میں، عدلیہ کے بارے میں ایک پورا چیپٹر موجود ہے۔ آرٹیکل 203 آئین پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ جو متحد عدلیہ ہے، یعنی کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اینڈ سول ججز جو کہ کسی بھی صوبے کے اندر ہوتے ہیں، ان کی سپروائزری اتھارٹی جو ہے وہ اس صوبے کی پروونشل ہائی کورٹ ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص لاہور میں ریکروٹ ہو یا پنجاب میں ریکروٹ ہو بطور ایڈیشنل سیشن جج امتحان پاس کرنے کے بعد یا بطور سول جج امتحان پاس کرنے کے بعد، تو اس کی سپروائزری اتھارٹی اور ٹرانسفر اتھارٹی جو ہے وہ چیف جسٹس یا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ کی باڈی ہوگی۔ اسی طرح دیگر صوبوں میں بھی جج ارشد ملک صاحب کیونکہ پنجاب کی ریکروٹمنٹ ہیں تو ان کے اوپر پنجاب کے قوانین اپلائی ہوں گے، ان کے خلاف جو کارروائی کرنے کا جو اختیار ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے پاس ہے، جس وجہ سے، اور میں پاز کر کے تھوڑی سی ایک بات بتاتا چلوں مسعود صاحب آپ کی اجازت سے، کہ جج ارشد ملک صاحب جو اسلام آباد کے اندر اپنے فرائض انجام دے رہے تھے، یہ ایک ٹرانسفر کی بیسس کے اوپر ان کو وہاں پوسٹ کیا گیا تھا، جو کہ اب وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ان کے ایفیڈیوٹ میں کہ ان کو بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر یا نون لیگ کی کسی سینئر پرسنالٹی کے کہنے کے اوپر یہ کیا گیا۔ اصل میں کیونکہ ان کا گورننگ لا پنجاب کا ہے، ان کی ریکروٹمنٹ پنجاب کی ہے، تو پنجاب کے ایفیشنسی یا ڈسپلن رولز جو 1975 کے ہیں کسی سول سرونٹ کے، وہ ان کے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ اور ہائی کورٹ کی سطح کے اوپر، ہائی کورٹ کے اندر ایک ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہوتی ہے، ایک سینئر کمیٹی ہوتی ہے جس کے اندر سینئر ممبران ہائی کورٹ کے جو ہیں چیف جسٹس صاحب سمیت وہ بیٹھتے ہیں۔ وہ یہ اس بات کے امتیاز ہیں کہ وہ کسی بھی ڈسٹرکٹ یا سیشن جج کے خلاف ڈسپلنری کارروائی کر سکیں، ان کو سزا دے سکیں، ان کو ان کے عہدے سے برطرف کر سکیں۔ بیرسٹر صاحب کارروائی کیا ہو سکتی ہے؟ لاہور ہائی کورٹ ان کے خلاف کیا کارروائی کر سکتا ہے؟ دیکھیے جو جج صاحبان ہمارے ڈسٹرکٹ جج صاحبان ہیں، معزز ڈسٹرکٹ جج صاحبان، ان کی ریکروٹمنٹ اب اس طرح ہوتی ہے، ان کی یعنی بھرتی اب اس طرح ہوتی ہے کہ وہ پنجاب کا جو سول سرونٹس کا ایکٹ ہے، خاص طور پہ جو ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز ہیں 1975 کے، وہ ان کے اوپر اپلائی کیے جاتے ہیں۔ اب سے پہلے بھی کچھ کیسز کے اندر اپلائی کیے گئے ہیں۔ اس کے اندر پرائمریلی دو قسم کی بڑی اس کے اندر سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک میجر پینلٹی ہوتی ہے، ایک مائنر پینلٹی ہوتی ہے۔ مائنر پینلٹی میں صرف سینشر یا وارننگ یا ایک ڈیموشن یا کچھ دیر کے لیے پروموشن روک دینا، اس طرح کی مائنر پینلٹیز ہوتی ہیں۔ میجر پینلٹی کے اندر ان سے ریکوری بھی کی جا سکتی ہے، ان کے خلاف ان کو برطرف بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو دیگر سزائیں بھی سنائی جا سکتی ہیں، اور ان تمام چیزوں کا اختیار اس کیس کے اندر ہائی کورٹ کی اس ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کے پاس ہے، اس ہائی پاورڈ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کے پاس ہے، جس کے اندر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور دیگر جو سینئر ممبران لاہور ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز ہیں، وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی ہے آنے والے دنوں میں۔ اچھا، کل سپریم کورٹ نے جو فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ بھی سپریم کورٹ سنا دے گی، اور چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے تھے پرسوں کہ ان کے کنڈکٹ نے ججز کے سر شرم سے جھکا دیے، تو کیا فورسی کر رہے ہیں آپ؟ جی
دیکھیے سپریم کورٹ کے اندر 2-3 قسم کے معاملات جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں. ایک تو یہ کہ جج صاحب کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یہ ایک معاملہ ہے، یہ ایک فیسٹ ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ آنے والے دنوں کے اندر کل جو ہے فیصلہ کرے گی کہ جج صاحب کے ساتھ کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہے، کن چیزوں کے اندر ان کو سزا دی جا سکتی ہے، وہ سزا کیسے دی جائے گی. دوسرا سپریم کورٹ کے سامنے کچھ اس طرح کی بھی بات ہے کہ کیا یہ جو معاملہ ہے سپریم کورٹ نے کم از کم اپنے کامنٹس میں چیف جسٹس صاحب نے بھی اور دیگر جج صاحبان نے بھی، جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی اور جسٹس عصمت سعید شیخ صاحب نے بھی، کم از کم رپورٹنگ کے اندر یہ پتہ چلا کہ انہوں نے کامنٹس یہ بھی دیے کہ ہم حالانکہ یہ کیس اپیل کا، نواز شریف صاحب کی اپیل کا کیس تو نہیں سن رہے، لیکن کچھ ایشوز ریز کیے گئے ہیں کہ کیا یہ ویڈیو یا اس ویڈیو کے بعد کے دیے گئے ایفیڈیوٹس کیا وہ نواز شریف صاحب کے فیصلے کے اوپر کیا اثر انداز ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اور اگر ہو سکتے ہیں تو کیسے ہوں گے. یہ بھی ممکنہ ہے کہ کل کے فیصلے کے اندر سپریم کورٹ اس بات کو تھوڑا سا ڈیلیبریٹ کرے. اس کے اندر پاسبلٹی بڑی کلیئر ہے، یا اس کے اندر طریقہ بڑا کلیئر ہے جو سپریم کورٹ نے اپنے سوال جواب میں عدالت کے اندر بھی تھوڑا سا واضح کر دیا کہ جج صاحب کے ساتھ تو جو کاروائی ہوگی وہ اس کے اوپر تو سپریم کورٹ کچھ گائیڈنس دے گی، کچھ گائیڈنس آلریڈی قانون میں موجود ہے، لیکن نواز شریف صاحب کے کیس کی حد تک سپریم کورٹ نے یہ آبزرو کیا کہ جو پارٹی یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف فیملی، جو پارٹی اس ویڈیو پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ یہ ثبوت ہے، یہ ویڈیو وہ ثبوت ہے کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اور ہمارے ساتھ جو ہے غیر انصافی کی گئی، اس پارٹی نے آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی اپلیکیشن دائر نہیں کی کہ یہ ویڈیو ریکارڈ کا حصہ بنائی جائے، اس کے اوپر ہم گزارشات کرنا چاہتے ہیں، اس کو ایڈمٹ کیا جائے ایویڈنس کے طور پہ. ابھی تک اس طرح کی کوئی کاروائی نہیں. اور چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ فائدہ اسی وقت ہوگا نواز شریف صاحب کو جب کوئی اپلیکیشن آئے گی، مگر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو یہ کہہ دیا ہے نا کہ آپ مس کنڈکٹ کے مرتکب پائے گئے ہیں اور آپ کو مزید تعدیبی کارروائی کے لیے بھیج دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ. تو نواز شریف صاحب کے جو کیسز کے فیصلے انہوں نے کیے جج صاحب نے، اس پر کوئی اثر پڑے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کا؟ دیکھیے نواز شریف صاحب کے کیس کے اوپر اثر ضروری نہیں ہے کہ پڑے گا، بلکہ اس وقت جو فیکٹس نظر آ رہے ہیں ان میں لگتا ہے کہ ان کے کیس پہ اثر نہیں پڑے گا. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس تو کر دی اور پی ایم ایل این کے دیگر لوگوں نے جو کہ آج اپنے جوابات میں کہتے ہیں کہ ہم اس ویڈیو سے لا تعلق ہی کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کس نے کیسے بنائی گئی، اس کی اوریجنل کہاں پہ ہے. انہوں نے اپنے جوابات کے اندر انویسٹیگیٹو ایجنسیز کو کہا، لیکن انہوں نے پریس کانفرنس تو کر دی، لیکن جو قانونی طریقہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں پہ نواز شریف صاحب کے خلاف اپیل پینڈنگ ہے، ابھی ان کی اپیل پینڈنگ ہے، وہاں پہ ابھی تک یہ ویڈیو آن دا ریکارڈ انہوں نے پلیس نہیں کی، نہ انہوں نے آبجیکشنز اٹھائیں. دوسری ضروری بات جو سپریم کورٹ نے مزید چیف جسٹس صاحب نے اپنے کامنٹس میں تھوڑا سا واضح کیا وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کے باوجود ابھی تو اس ویڈیو کو ایکسیپٹ کرنے کے اندر بہت سے لوازمات قانونی پورے کرنے پڑیں گے کہ یہ قانون شہادت کے تقاضوں پہ پوری آتی ہے نہیں آتی ویڈیو، یہ الیکٹرانک ٹرانزیکشنز آرڈیننس 2002 کا ایک آرڈیننس ہے، کیا یہ اس کے تقاضوں کے اوپر پوری آتی ہے نہیں آتی، کیا یہ ایڈمٹ بھی ہو سکتی ہے ویڈیو نہیں ہو سکتی. لیکن اس سب کے باوجود سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جو نواز شریف صاحب کے خلاف جو شواہد پریزنٹ کیے گئے ہیں، جو نیب نے شواہد پریزنٹ کیے ہیں، اس کے اوپر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کے اوپر تو آج تک کوئی اپلیکیشن نہیں دی کہ جی ہمارے خلاف جو ایویڈنس پیش کی گئی ہے وہ غلط ہے، وہ ایویڈنس اپریشیٹ ٹھیک نہیں ہوئی، یا اس ایویڈنس کو ریکارڈ کرتے ہوئے جج صاحب نے کوئی غلطی کی ہے، یا اس کو جھوٹی طریقے سے لکھ دیا ہے، یا ہماری جرا ریکارڈ نہیں کی. جو میرٹس آف دا کیس ہیں ان کو تو بالکل بھی چیلنج نہیں کیا گیا. تو بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا یہی وجہ ہے کہ چیلنج نہیں کیا محترمہ مریم نواز صاحبہ نے یہ ویڈیو ایک پریس کانفرنس میں جاری کی بجائے اس کے کہ وہ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ لے کے جاتی ہیں اس کو اور جو پروسیڈنگز تھی ان کو چیلنج کرتی ہیں، ایسا نہیں کیا؟ دیکھیے میں تو اب بصد احترام کہنا چاہتا ہوں، نواز شریف صاحب کے ٹیم میں بڑے فاضل اور بہت ہی بڑے بڑے وکلا حضرات ہیں، تو مجھے ان کی وزڈم کا نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا تھی، لیکن پہلے دن سے جب سے پیناما کا کیس شروع ہوا ہے اس دن سے یہ بات کم از کم واضح ہے کہ قانونی مسائل کا، خواہ وہ سپریم کورٹ کے اندر پیناما کا کیس ہو، خواہ وہ جی آئی ٹی کے سامنے انویسٹیگیشن ہو، خواہ وہ نیب عدالت کے سامنے نیب کے ٹرائلز ہوں، قانونی سوالات کا جواب دینے کی بجائے نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی اور ان کی پولیٹیکل پارٹی نے اس کو سیاسی ڈیفنس پیش کرنے کی کوشش کی ہے.
ہمیں اس بات کے اندر اس بڑے باواز بلند کہنا چاہیے اور کلیئرلی یہ بات کرنی چاہیے کہ قانونی آبجیکشنز کا جواب قانون میں عدالت میں دیا جائے گا تو کسی کی کوئی ریلیف مل سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے خلاف قانونی ایلیگیشنز ہوں اور آپ اس کا سیاسی دفاع پیش کریں. آپ سے عدالت پوچھے منی ٹریل کہاں ہے تو آپ صرف پارلیمنٹ کے اندر ایک تقریر کر کے کہیں یہ ہے وہ ذرائع یہ ہے وہ اثاثے جن کے تھرو ہم نے یہ چیزیں بنائی, یا آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے آبجیکشن کیوں نہیں فائل کی تو آپ پریس کانفرنس کے تھرو ویڈیو لے کے آئیں, یا آپ ٹیلی فون کانورسیشنز یا پریس ٹاکس کے تھرو اپنا سیاسی دفاع پیش کریں. قانونی مسائل کا دفاع عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے. اس ویڈیو کے اندر بھی اور اس ایپیسوڈ کے اندر بھی لگتا یہ ہے کہ بجائے کہ قانونی آبجیکشنز لی جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے, اس چیز کو سیاسی بنایا گیا, عدالت کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی, ہمارے جسٹس کے سسٹم کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. اگر واقعی آپ کی یہ خواہش ہے تو آپ اپلیکیشن فائل کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. وہ آج کی تاریخ تک نہیں ہوئی لیکن سیاسی ڈھنڈورا ضرور پیٹا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ جناب بیرسٹر سعد رسول صاحب, گفتگو آپ نے سنی. اس کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.